आज जर्मनी में अच्छा है। तो हम लोग जो है ये मीटिंग जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके कैमरा, उम्मीद है आप लोग इससे एग्री होंगे क्योंकि आपके कैमरास तो वैसे भी बंद ही हैं। तो सबको खुशामदीद। और ये हमारा आज गालिबन चौथा सेमिनार है। इससे पहले हम सेमिनार करते रहे हैं कि अमेजोन FBA का आप ऑनलाइन बिजनेस जर्मनी में कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके टैक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं, किस किस्म के मॉडल्स होते हैं। फिर आगे हम चल के ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जाएंगे और इसमें कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट। तो फराज हमारे साथ हमबर्ग से हैं, जो कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और फराज हैम्बर्ग में इन्होंने जो है इंजीनियरिंग की डिग्री की थी आज बहुत साल पहले, थोड़े से जॉब की, उसके बाद से अपना जो है ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी सालों से रन कर रहे हैं। और मैं म्यूनिख से हूँ, आप ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हूँ और हमारा चैनल भी है उर्दू रेडियो डॉइचलैंड, और जर्मन क्रिकेट बोर्ड में भी इन्वॉल्व हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी IT कंपनी पाकिस्तान में स्टार्ट की है और जर्मनी में भी 2 साल से IT कंपनी रखा। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में कनेक्टेड भी रहे। और ये जो एक प्रॉब्लम हम लोगों की सबके जहनों में रहती है कि यहाँ से हमने माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो वापस कैसे जाएं, या ज़्यादा टाइम उनके पास भी कैसे स्पेंड कर सका करें। तो आजकल एक ऐसा टाइम है कि होम ऑफिस का भी दौर है और ऑनलाइन बिजनेस का भी दौर है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हम लोगों तक लाना चाह रहे हैं, मतलब जो अपना जो थोड़ा बहुत सीखा है वो बताना चाह रहे हैं, ताकि लोग उसको अवेल करके, अगर ऑनलाइन आपका अर्निंग जर्नी से हो रही है और आप उसको क्रॉस द ग्लोब कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं, जो सब गुजारना चाहते हैं, और आते जाते रह सकते हैं, तो क्यों नहीं। खैर, इस पे हमने लास्ट 3 सेमिनार्स किए, कुछ कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं ग्रीन वेव में फराज भाई की रहनुमाई में। तो आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा उससे नेक्स्ट स्टेप है, थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ज़्यादा फोकस जर्नी में रहने वाली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हाउस वाइफ्स हैं और उन पे फोकस है, लेकिन जॉब होल्डर्स के लिए साइड इनकम या साइड बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स जो होती हैं वो काफ़ी एजुकेटेड ही होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर अक्सर वो वहाँ की पाकिस्तान वाली डिग्रीज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती कई दफ़ा, या वो उनके पास टाइम नहीं होता, या उतने बच्चों की वजह से उतना टाइम नहीं दे सकती, या स्टडीज स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके साथ साथ फुल टाइम नहीं दे सकते, लेकिन वो साथ साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं कि कितना वो साइड पे काम अलाउड होता है, नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता तो स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जर्मन लैंग्वेज में होती है जो कि पता नहीं होती लोगों को, और लोग सबसे ज़्यादा खास तौर पे टैक्स के हवाले से डरते हैं, बहुत डरते हैं कि कैसे काम शुरू किया जाए। तो इन सब बातों के लिए आज का सेमिनार, हमने एक पहला सेमिनार है इस कड़ी में, जिसमें कुछ आप लोगों को आइडियाज देने। जी फराज भाई, आप इस पे बारे में बताएं कि आज का टॉपिक ज़रा आपने चूज़ किया, आपकी मोटिवेशन क्या थी, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच शारिक। सबसे पहले चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवा दूं कि मैं 99 में जर्मनी मूव किया था। उस वक़्त का जो दौर है और आज का जो दौर है 2022 का, मतलब इट्स टोटली अपसाइड डाउन इवन जर्मनी के अंदर। उस वक़्त जो हालात थे वो ये हालात थे, जो लोग स्टडी कंप्लीट करते थे उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद वीज़ा नहीं देते थे। आर्बेट्सअम्ट वाले, वो कहते थे आप वापस जाएँ, आप दुनिया में कहीं और चले जाएँ, जर्मनी में आप जॉब नहीं कर सकते। और ये वजह कि आज जर्मनी में मैन पावर जो ना वो कम है, और आज ये ग्रीन कार्ड स्कीम शुरू करके बैठ गए हैं। मतलब आज बहुत सारी फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए, और उस वक़्त ये आज़म था इनका। तो इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की 2006 में। उस वक़्त भी जब मेरी जॉब हुई तो उस वक़्त भी वीज़े के जो हालात थे बहुत सख्त थे। थोड़ी नरमी आई, लेकिन उस वक़्त भी पूरे यूरोप के अंदर हमारे कंपैटिबिलिटी के हमारे मुकाबले में कोई बंदा ढूँढा जाता था पहले। अगर कोई जर्मन नेशनल है, कोई EU नेशनल है, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी। अगर वो नहीं है, तो फिर वो हमें जॉब करने देते थे। इस तरह के मतलब उस वक़्त हालात थे। अब तो ये पाकिस्तान में बैठे लोग जॉब ढूँढे, उनको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। तो ये इट्स अ बिग चेंज, और इसी चीज़ के ऊपर हम फ़ोकस करना चाहते हैं कि ये जो चेंजेज़ आ रही हैं, इनसे हम कैसे बेनिफिट उठाएँ। हमारा जो एक इश्यू जो मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी का, हम जिस माइंडसेट के साथ आते हैं ना, हम उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ार जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि चेंजेस क्या आ रही हैं, क्या हालात कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास बेसिकली, कि हम जर्मनी में रहते हैं, जो जर्मनी हमें कौन-सी दुनिया से मुतारिफ करवा रहा है। और ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जर्मनी जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। मतलब व्हेयरएज़ पाकिस्तान से हम आते हैं, तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बिलॉन्ग्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हम एकदम फर्स्ट वर्ल्ड में जंप करते हैं। तो इट्स अ बिग स्टेप बेसिकली।
लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट को पाकिस्तान वाला ही रखेंगे तो हम जर्मनी में आके प्रॉस्पर नहीं होते, मतलब हम जर्मनी में आगे नहीं जाते। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्ट्रक हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या कि परेशानियों में चले जाते हैं, वो कोप नहीं कर पाते। तो बेसिकली दैट्स द माइंडसेट वी हैव विद अस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माइंडसेट भी अपग्रेड करें, हम चेंज करें, तो हम माहौल के मुताबिक एडजस्ट होना सीखें। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज ये आपको सजेस्ट किया था कि हम ये टॉपिक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इवन मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, हम शुरू में आए, हमने एक्सपीरियंसेस किए, हमने जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था यहाँ पे है उस वक्त। सोशल मीडिया तो उस वक्त था ही नहीं ना, फेसबुक तो सारा कुछ बाद में शुरू हुआ है। तो मेरा जो पहला मोबाइल फोन था वो सीमेंस C29 है, मुझे आज भी वो याद है। वो छोटे मोबाइलों का उस वक्त दौर होता था, नोकिया 3310, ये वो उस दौर में हम आए हैं, तो कोई नेटवर्किंग ही कोई नहीं थी। तो अब जो कोशिश है हमारी मिलकर जो हम कर रहे हैं वो ये है कि जो हमने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ 10-12 ईयर्स, मैं 2006 से मैं जॉब में आया, 2009 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इवेंचुअली 2015 में मैं पाकिस्तान मूव बैक कर गया। लेकिन कंपनी सेटअप मेरा सारा जर्मनी के अंदर ही है, तो आना जाना मेरा चलता रहता है। तो ई कॉमर्स भी इसीलिए ज्वाइन किया कि वो मेरी फील्ड के साथ मैच कर रहा था। मेरी ऑनलाइन ट्रेडिंग है, मैं प्लास्टिक स्क्रैप जो है वो सोर्स करता हूँ पूरे यूरोप से, और थाईलैंड, मलेशिया और टर्की में रिसाइकलिंग कंपनीज को मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके साथ ही चूंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग थी तो ई कॉमर्स उसके साथ मैच कर रहा था, तो आई जंप इन ई कॉमर्स इन 2018। तो अब हमने एक अपना सेटअप बना लिया गुजरांवाला के अंदर। हमारी एक टीम है 10 लोगों की जो जर्मनी, यूके, यूएसए में काम भी करती है, लोगों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। और उसके अलावा मेरी यही ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को टारगेट करें, उनको अवेयरनेस दें कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो दैट्स अ बेसिक थीम फॉर टुडेज सेमिनार। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये तो मोटिवेशन हो गई। अब हम चलते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है जो लोगों को बहुत डराता है वो है कि जर्मनी का टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स सपोज अब इनकम शुरू करनी है तो फनांजाम से, टैक्स ऑफिस से, यानी कि जो काफ़ी डरते हैं लोग, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या स्टार्ट कहाँ से किया जाए, इसको समझना हो या अच्छा, स्टार्ट ये कहाँ से? भी ना एक बहुत ही बेसिक और मजे का क्वेश्चन है। मतलब हम लोग काम शुरू करने से पहले जो ना, मतलब वो एंड पे डर जाते हैं कि अब होगा क्या। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। मैं अगर रोड पे बाहर भी जाता हूँ तो मतलब चांसेस आर देयर कि मेरा एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन हम बाहर जाना तो ना छोड़ देते। तो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज वी लिव विद। कि इसी तरह हम कहते हैं ये टैक्सेशन जर्मनी में पता नहीं, हमारे जहनों में बैठा दिया जाता है कि टैक्सेशन पता नहीं कितना स्ट्रिक्ट है या क्या हो जाएगा, सारा कुछ फिनांस हम ले जाएगा। तो ये मैं काफी लोगों के साथ जब डिस्कस करता हूँ, मैं उन्हें क्लियर करता हूँ ये चीज कि टैक्स का जो है, जो यूनिवर्सल लॉ है ना टैक्स का, वो बेसिकली ये है कि आपने प्रॉफिट कमाया है और प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज जो है ना वो गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है, अब वो कितनी परसेंटेज है दैट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, देयर आर टैक्स फ्री कंट्रीज एज वेल, और ऐसे भी कंट्रीज है जिनमें टैक्स रेशो ज्यादा है, जैसे मतलब जो स्वीडन, नॉर्वे वगैरह है, इसमें यहाँ से भी ज्यादा है क्योंकि वो प्रॉपर वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, इवन जर्मनी इज अ वेलफेयर स्टेट, लेकिन जर्मनी के टैक्सेस जो है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज अभी भी काफी बेहतर है। तो टैक्सेस बेसिकली मैं इसको इस नजर से देखता हूँ कि टैक्सेस आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम उस सिस्टम में कंट्रीब्यूट भी करें। कंट्रीब्यूशन से मुराद है हम लोग वहाँ रहते हैं, मैं भी वहाँ रहता रहा हूँ, अभी भी रहते हैं वहाँ पे। तो सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, बच्चों की एजुकेशन कोई इशू नहीं है, मेडिकल हेल्थ कोई इशू नहीं है, आपको वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। वो लोगों के टैक्सेस के साथ ही है ना, मतलब हमने पढ़ाई की बगैर फीस दिए हुए पढ़ाई की, लोगों के टैक्सेस से हमने पढ़ा। ठीक है, हमने खुद तो नहीं पे किए थे उस वक्त। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस जो अब हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमें करने चाहिए। तो इसमें बस देखना ये होता है कि हमने कितनी परसेंटेज टैक्सेस की रखनी है और कितनी परसेंटेज को हमने जो ना केटर करना है। बहुत ज्यादा भी ना हम ऊपर चले जाएं और बहुत ज्यादा हम हाथ टाइट करके उनकी नजरों में भी ना आ जाए। तो टैक्स कंसल्टेंट्स बड़ी अच्छी एक फील्ड है जर्मनी के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड भी वैसे तो। और उनका जर्मनी में बड़ा की रोल है कि वो लोगों को बताते हैं कि आप कैसे करें, कहाँ पे सेव करें। तो दे गाइड अस प्रॉपरली। तो टैक्स से डरने वाला काम नहीं है। हमारी कल बूट कैंप की क्लास हुई तो उसमें भी हमने ये चीजें डिस्कस की। तो उसमें मैंने एक चीज कही थी, मतलब मुझे बड़ी खुशी है, खुरम साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन है, तो ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो जो बिजनेसमैन है ना वो ये नहीं देखता कि हमने कमाए कितने हैं, बिजनेसमैन ये देखता है कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है।
ठीक है। अब आप जब भी बिजनेसमैन से बात करेंगे ना, वो आपसे पूछेगा आप करते क्या है, आपका प्लान क्या है, उससे होगा क्या, आपकी ग्रोथ कितनी है ना। और जो जॉब होल्डर है ना, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो हमेशा ना इसमें प्लस माइनस में होते हैं कि हमारी कमाई कितनी है, दूसरा कितना कमा रहा है, वो कमाई के ऊपर नजर रखते हैं। जो बिजनेस ओनर है वो ग्रोथ के ऊपर देखते हैं कि फलानी कंपनी ने इतना ग्रो किया, उसका इतना रेवेन्यू हो गया, उसकी इतनी प्रॉफिट आ गई। ठीक है। अब जो प्रॉफिट है वो कंपनी ओनर सारा तो खर्च नहीं करता, कभी उसका नहीं खर्च होता, लेकिन वो एक खुशी उसकी होती है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं और लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है जो हम लोगों ने अपने अंदर अडॉप्ट करनी है, या हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम कंट्रीब्यूटर्स बने। मतलब हम कंज्यूमर हैं, हम सैलरीड पर्सन बन जाते हैं, जॉब्स पे लग जाते हैं और उसी पे ही रह जाते हैं, उसे प्लस माइनस करते करते ही हम जिंदगी गुजार देते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन जो है मुआशरे में बड़ा लिमिटेड सा होता है। ठीक है। वेयर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, जो टैक्स पे करते हैं, उनकी गवर्नमेंट सुनती भी है, उनकी लॉबिंग भी होती है, उनके मुताबिक लॉ भी बनते हैं। ठीक है। मतलब आप देखें कि जितने भी हम कहते हैं जो भी दुनिया में लॉबिस काम कर रही है, वो टैक्सेस के बेस पे अपना मनवाते हैं खुद कि भी हमारी इतनी पावर है या हमारे साथ इतने पावरफुल लोग हैं। तो हमारे साथ जैसे अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी स्ट्रांग है, जर्मनी में उस तरह स्ट्रांग नहीं है। तो यही हमारी कोशिश है कि हम जो ना ये स्ट्रेंथ लेके आए। और अगर मैं इस पे लास्ट बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें मुझे जर्मनी में 50% भी टैक्स देना पड़ जाता है ना, जो कि अनरियलिस्टिक है, नॉर्मल 30 to 40% पे हम आते हैं, और लेकिन मैं अपनी ग्रोथ 5 लाख यूरो की कर दूँ। ठीक है। तो मेरे हाथ में क्या आया, 2.5 लाख यूरो, जबकि जॉब पे मेरे पास 50-60 हज़ार यूरो ही आना है। ठीक है। मैं बड़ी मुश्किल से 1 लाख यूरो तक जंप करूंगा, बड़ी मुश्किल से। ये हम सबको पता है कि लाख यूरो की जॉब जर्मनी में लेना बड़ा मानी रखती है। ठीक है। तो लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास ग्रोथ के एंडलेस चांसेस हैं कि मैं 5 लाख यूरो करूं, मेरा 2.5 लाख चला भी आता है, मेरी कंपनी एक वर्थ है, मेरी एक वर्थ है ना। तो बेसिकली इट्स आवर ओन सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। मतलब हमें टैक्सेस से डरना नहीं चाहिए, टैक्सेस के बहुत से रास्ते हैं, मतलब बिल्कुल उसमें हम टैक्स फ्री कंट्रीज में भी जा सकते हैं। तो पहले कुछ स्टार्ट तो करें ना। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि शायद टैक्स हमें पहले दिन से देना पड़ जाता है। ना, टैक्स की ना जर्मनी में बड़ी रिलैक्सेशंस भी हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आपको टैक्स फ्री लिमिट्स भी दी जाती हैं, कि जैसे मतलब आइंसलरलेमन के लिए 24,500 यूरो की लिमिट है कि अगर आप साल में 24,500 यूरो प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको गैर पे स्टोरेज नहीं देना कोई भी। जो और वैट अगर आप होता है मैरिड ये पर्सन है, वैट तो आपका ना वो आपने लेना है क्लाइंट से लेके, तो ऐसे ही जो आगे मैं दे देना, बेस्ट है, वो सही, आपकी जेब पे ठीक है। भारी नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो टैक्सेस का भी रिलैक्सेशन है शुरू में। ठीक है। टैक्स आपने तब देना जब आप सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रीच करते हैं। और ये भी नहीं है कि उन्होंने सारा ले जाना। तो मसला हमें वहां आता है जहां हम छुपाना शुरू करते हैं, वहां उनकी नजरों में आते हैं, वो छापे मारने शुरू कर देते हैं, और वहां हमारा डाउनफॉल है। इसीलिए पाकिस्तानी कंपनीज जो है ना, वो मल्टी मिलियन और मल्टी नेशनल नहीं बनती। मैं बहुत कम ही होंगी कंपनी जो मल्टी नेशनल है ना, मतलब जो आपके वेस्ट की हैं, ढेरों कंपनीज मल्टी नेशनल है। क्यों? क्योंकि उनका विजन है, वो टैक्सेस से डरते नहीं है। उन्हें पता है हम टैक्स देंगे, हम ग्रो करेंगे, कोई बात नहीं है इसमें, हम गवर्नमेंट से इंसेंटिव भी तो देंगे ना कोई टैक्स देंगे। जितना ज्यादा टैक्स देंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव भी देंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सुनेगी भी, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो बेसिकली इस मिसकॉन्सेप्शन से हमें बाहर निकलना है। द चांसेस आर एंडलेस इन जर्मनी। हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं जर्मनी के अंदर। पाकिस्तान में हमें पता है कि ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी हो, हमारे पावर हो, हमारे पास पैसा हो तो हम आगे जा सकते हैं। जर्मनी में आपके पास पैसा नहीं भी है, आप स्किल्ड हैं, आप ज़हीन हैं, आपके पास इक्वली चांसेस हैं। पैसा डजंट मैटर इन जर्मनी। ठीक है। वहां पे आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन मैटर करती है। फंडिंग बेशुमार पड़ी हुई है जर्मनी के अंदर, और हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं जर्मनी। बिल्कुल। अच्छा फराज भाई, जिस तरह आपने कहा कि हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो शुरू करते हैं कि अब हम क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेट्स सपोज अब बंदा जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ आईटी में स्किल्ड है जिसकी है, और कोई नहीं स्किल्ड, फिर भी क्या अपॉर्चुनिटीज आप जी। मोटी मोटी चार अच्छा, चीज बताए ना जो इसमें ना बंदा फौरन शुरू कर। बिल्कुल। हाँ, आपकी जो बात, एक तो स्किल्ड आ गए जैसे आईटी है या इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, एक तो वो लोग हैं। एक नॉन टेक्निकल लोग हैं जो स्किल्ड नहीं है। अच्छा, अब जर्मनी में जो बंदा रहता है ना, चाहे वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ के तो बहुत सी ऑप्शन है जो आरपेट हम खुद देता है कि आप आए, ट्रेनिंग्स करें हमारे पास, और आप पे भी ना करें ना उसकी, वो आरपेट हम स्पॉन्सर कर रहा होता है ट्रेनिंग्स। ठीक है। आपने करना क्या है, आप खुद को रजिस्टर करवाएं आरपेट हम में जाके, आप उनकी नज़रों में आ जाएंगे, आप उनके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, आप उनको एफर्ट्स करके दिखाएं, उन्हें बताएं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है। आपने खुद भी वर्कआउट करना है। मतलब एक चीज़ ध्यान में रखें, कोई आपको बिजनेस नहीं करवाएगा, मतलब मैं भी नहीं करवाऊंगा। मैं अगर सिखाता हूँ तो आपको सिर्फ सिखाऊंगा।
करना आपने खुद है। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं घर बैठा हूँ तो मेरा बिजनेस चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिजनेस आपने हमेशा खुद करना है, आपने अपनी रिसर्च अपने एंड पे खुद करनी है। मतलब हम लोग पार्टनर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, हम पार्टनर्स के तौर पे इनहेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरा काम आप करें या मैं करूँ मेरा काम भी आप करें, ऐसा नहीं होता दुनिया में। ठीक है, हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमारे पास पैसे आ जाएं, ऐसा नहीं होता। ऐसा जो ना वो बहुत ऊपर के लेवल पे जाके होता है, अभी हमें वहां तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये चीजें हैं कि आरपेट सम की सपोर्ट है जर्मनी में। मैं जो ये कह रहा हूँ ना गोल्ड माइन है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरी मिसिज आई, उन्हें मैंने डे 1 से ना जर्मन लैंग्वेज में दाखिल करवा दिया, मैंने एक दिन का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उनके साथ। ठीक है, वो शुरू में बड़ा रोई लेकिन बाद में बड़ा फायदा हुआ। तो जर्मन लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, स्टूडेंट भी और हाउस वाइफ भी और जॉब होल्डर्स भी, इवन जिनकी जर्मन में जॉब नहीं भी है, जर्मन लैंग्वेज जरूर करें सब। इसका फायदा क्या है कि आप सिस्टम में इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, एक जो मैं अपना कम्युनिटी का देखा ना, हम पीछे रह जाते हैं, हम इंटीग्रेट नहीं करते कम्युनिटी के अंदर, हम पीछे पीछे रहते हैं, हम डरते हैं कि यार नहीं हमारी वैल्यूज हो रहे हैं, हमारा सिस्टम हो रहा है। मतलब इवन के जर्मन बहुत रिस्पेक्टफुल है, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हमने बताया जी हम शराब नहीं पीते, हम अल्कोहल नहीं पीते, वो हमें नहीं देते, लेकिन हम उनकी पार्टीज में जाते हैं, बैठते हैं, मतलब साथ जो भी बातचीत है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वाइनस फायर होती है, सेलिब्रेशन होती हैं, वो फोर्स नहीं करते, मतलब दे रिस्पेक्ट अवर वैल्यूज। ठीक है, अगर आपने किसी से हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट, दे गिव इट सम रिस्पेक्ट। मतलब अब हमने भी देखना कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए उस सोसाइटी के अंदर जहां हम रह रहे हैं। हमने कितना रिजिड होना है, कितना फ्लेक्सिबल होना है, कुछ हमने भी अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहिए हमें भी। तो फिर जो ना ताली दोनों हाथों से बचती है। हमारा मसला ये होता है कि हम पीछे रहते हैं और हम सोचते हैं कि सिस्टम इनका हमें घर आके सपोर्ट करे। मतलब घर आके तो जर्मन सिस्टम जो है जर्मन को भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब हम जो एक ट्रम्प कार्ड मैंने अक्सर देखा है वहां पे लोगों को ना शिकायत करते हुए कि हम फॉरनर हैं, आउटलैंडर हैं, तो इसलिए हमें ना पीछे कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मतलब चांस रेयर केसेस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, आप भी रहे हैं, रहते हैं, मैं भी वहां रहा हूँ, रहता हूँ। तो मैंने अपने मिसेस को यही कहा कि आपने जर्मन लैंग्वेज करें, सिस्टम में इंटीग्रेट हो। आपको मैंने आरपेट सब में रजिस्टर करवा दिया। अच्छा, उन्होंने, मेरी वाइफ भी कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने इसको एसएपी का कोर्स करवा दिया बेसिक। ठीक है, मतलब एसएपी का कोर्स करवा दिया बेसिक, उस कोर्स के बिहाफ पे उनको जॉब मिल गई। ठीक, हालांकि उनकी डिग्री थी एमबीए की। ठीक है, मतलब बहुत आईटी में आई, ऐसा पे करवा दिया उन्होंने, बेसिक कोर्स करवा दिया, उसके ऊपर जॉब मिल गई। तो ये चीजें हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं, हमें खुद खरीदनी है। अब घर बैठे कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स के लिए और हाउस वाइफ के लिए बेस्ट है कि ये आरपेट के साथ ना जुड़ जाए जाके, हफ्ते में एक दिन चले जाएं, उनका सर खाएं, जितना खा सकते हैं। वो खुद ही आपको ना ऑप्शंस निकाल निकाल के देंगे कि ये करें, आप ये करें, वाइटर बिल्डिंग करें, आप ना और टेक्निकल ट्रेनिंग से। और इस वक्त दुनिया जो ना वो टेक्निकल्स के ऊपर चल रही है। आप आईटी सर्विसेज तो ज़्यादा है, और उसके अलावा जितनी भी ये ई कॉमर्स ले रहे हैं या जितने भी डिजिटल स्किल्स हैं उनमें पढ़ जाए, वो बेस्ट बिल्कुल है इस वक्त। बिल्कुल। और तो उसमें सीखने की इतनी तो वसत एंडलेस है कि पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल उसमें किसी भी फील्ड में चले जाएं, और उस करने का काम क्या है, कोई स्किल सीखें। और पाकिस्तान में या आउट ऑफ जर्मनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है या नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, उनके साथ पार्टनरशिप करें। इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जैसे माशाल्लाह खुरम साहब चले आज मिसाल बने हुए हैं हमारे लिए, आज इन्होंने ज्वाइन किया दुबई से, जो दुबई से जर्मनी आए हैं कंपनी लेके काम करने की खातिर। ठीक है, तो इस तरह और भी लोग हैं दुबई में, पाकिस्तान में, जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं। अब वो किसके साथ काम करेंगे? जिसको जर्मन आती है, जिसको सिस्टम आता है। ठीक है, अब वो कौन लोग हैं? वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हैं, वो हाउसवाइफ भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं, कि जो सिस्टम में इंटीग्रेट होगा, जो खुद को प्रोमिनेंट करेगा लोगों की नजरों में, वो उसके पास इन्वेस्टमेंट की भी ऑप्शन है। पाकिस्तान में बेशुमार प्रोडक्शन यूनिट है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी हैं, इंडिया में है, चाइना में है, मतलब पूरी दुनिया खुली हुई है ना। आप जर्मनी में बैठे हैं तो जर्मनी में कितनी पॉपुलेशन है? 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। बाकी नॉन जर्मन्स जो हैं वो आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं, कितने लोग आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वी आर द लकी वन कि हम वहाँ रहते हैं, हमारे पास वहाँ का पूरा सेटअप है, बैकअप है, वहाँ गवर्नमेंट का, अदारों का बैकअप है। और वहाँ के इदारे इतने फ्रेंडली हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम, कुछ वर्स्ट केसेस मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वर्स्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली। आप फोन करें, आप चले जाएं, वो आपको पूरा जो है ना नक्शा खींच के दे देंगे कि ये काम कैसे होगा।
ठीक है, मतलब मैंने जो नेशनैलिटी के 2-3 केसेस मैंने खुद जो ना हैंडल किए हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस में थे, लेकिन क्या हुआ, हमने जाके उनसे बातचीत की, फ्रेंडली तरीके से बातचीत की, मतलब ये ट्रम्प कार्ड हमने यूज़ नहीं किया कि जी आप हाउस सेंटर के साथ क्यों ये कर रहे हैं, मतलब हमने उनको क्यों वायलेशन कर या उन्हें गुस्सा दिलाना कि आप गुस्से में आके बात करें, प्यार से बात करें, मतलब वी आर इक्वली रेजिडेंट ऑफ जर्मनी लाइक एज अदर जर्मन नेशनल्स, ठीक है? तो उसमें हमें खुद को कमतर शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब हम बराबर की सतह पे बात करें, उनसे पूछें कि भैया आपका कौन-सा लॉ है जो मजबूर कर रहा है आपको कि आपने ये फैसला किया? हम उसको ओवरटर्न कैसे कर सकते हैं? और ये याद रखें कि लॉज़ आर देयर टू बी ओवरटर्न्ड। ये कोर्ट्स और लॉयर्स इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये लॉ को ओवरटर्न कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह है कि फराज भाई आप 5 मिनट और लें, और लोग हमारे पास काफ़ी सारे आए हुए हैं और उनके जहनों में ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात भी होंगे, तो हम डिस्कशन सवालों की तरफ ले जाएंगे, जो लोगों के सवाल आएंगे उस तरफ चलते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि लोगों के माइंड्स में क्या चल रहा है। क्या कहते हैं, हम बिल्कुल, सवालों की मैंने तरफ इसको डायरेक्ट थोड़ा-सा चलते हैं? मज़ीद रैप अप जी, करता हूँ, बिल्कुल रैप अप वाइंड कर अप लें करता हूँ सवालों को। इसको कि और अपॉर्चुनिटीज़ एक तो आर्बाइट्सम की आ गई। अच्छा, हाउसवाइफ्स के लिए ना एक काम है मिस्ट्री शॉपिंग, ठीक है? मिस्ट्री शॉपिंग में क्या होता है, उसमें जैसे केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स हैं या बड़े-बड़े होटल्स हैं, बड़े-बड़े कैफ़ेज़ हैं या स्टोर्स हैं, वो औफ्तराक देते हैं इन कंपनीज़ को कि आप लोग ना अपने टेस्टर भेजें, हमारे स्टोर्स की आके ना सर्विस क्वालिटी चेक करें एनोनिमसली, मतलब अपने आप को शो ना करें कि हम ये करने आए हैं, आके नॉर्मल कस्टमर के तौर पे बाइंग करें और एंड पे हमें एक रिपोर्ट लिख के दें और उसके ना पैसे देते हैं। तो ये एक बड़ा काम है ख़वातीन के लिए, स्पेशली जिनको शॉपिंग का भी शौक है ना, जिनके पास टाइम है और ये ड्यूरिंग द डे टाइम आपने करना होता है, ठीक है? मैंने भी आप इसको ढूँढा नेट पे, मैंने अपनी मिसेज़ को करवाया और इस पे आप आराम से ना 400 यूरो से लेके 1000 1500 यूरो तक इज़िली कमा सकते हैं, ठीक है? इस पे आपको किसी के मातहत होके काम नहीं करना, इस पे आपको किसी के ऑफ़िस जाके काम नहीं करना, यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है? और आपके पास ऑफ तरीके जो है वो आपको नेट पे कंपनीज़ बैठी हुई हैं, उनमें रजिस्टर करवाएँ, वो आपको जॉब सेंड करते जाते हैं। ठीक है? ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है और जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये आइडियल है ना, जिनको शॉपिंग का भी शौक है, ख़वातीन तो मोस्टली शॉपिंग का शौक रखती हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा है। ठीक है? बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और जॉब होल्डर्स हैं, ये देखें ये लॉन्ग रन में क्या करना चाहते हैं। इवन हाउसवाइफ्स भी ये सोचें कि ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मैं बताया आपको कि लॉन्ग रन में कैसे इन्होंने एसेट बनाना है। वो एसेट इनका ऐसे बनेगा कि ये अपनी कोई कंपनी बनाएं, अपनी कोई प्रोडक्ट्स लेके आएँ, उसको सेल करें, चाहे ई-कॉमर्स पे करें, चाहे किसी के साथ पार्टनरशिप करके करें या कोई और स्किल सेट लेके आएँ जिसपे ये आके कंपनीज़ को कुछ सर्विस प्रोवाइड करें। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करेगी चीज़ वो ये है कि आपकी कंपनी की वर्थ क्या है और आप उसमें कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और आप उसको कितना ग्रो कर सकते हैं। तो ये 5 साल का टारगेट लेके चलें। 5 साल बहुत लंबा अरसा लगता है, लेकिन मतलब आप देखें, मतलब मुझे 20 साल हो गए, अगर मैं देखूँ 99 में मैं गया हूँ तो 22 साल हो गए हैं अब। इसी तरह आपको माशाल्लाह 10-15 साल हो गए हैं इस सारे सिस्टम में है, तो 5 साल का पता भी नहीं चलता किधर गए हैं। ठीक है? मतलब हम जब आज सोचेंगे तो 5 साल बहुत दूर लगते हैं। मतलब हमें अपने ज़िंदगियों को 5 साल पीछे देखें तो हमें पता चलता है कि कितनी तेज़ी से गुज़र गए हैं 5 बिल्कुल साल, तो ऐसा। इट्स वेरी शॉर्ट टाइम और 5 साल का प्लान करके चलें और जब आप प्लान करके चलेंगे, 5 साल के बाद आप डेफ़िनेटली किसी न किसी जगह पे खड़े होंगे। जी बिल्कुल, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जी, तो फराज भाई फिर हम सवालों की तरफ चलें, क्या कहते हैं? जी, जी, ज़रूर। ठीक है। तो जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहे वो आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन होता है जूम में, वो करें, नहीं तो फिर नीचे चैट में अपना नाम लिखें, तो फिर मैं आपको वन बाय वन आपको क्वेश्चन लेते हैं। जी, कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो पूछें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस चैट में भी आ रहे हैं। पहले अदनान अच्छा, ने रेज किया। जी, जी अदनान। फराज वो अनम्यूट कर सकते हैं खुद अपने आप को? अदनान, आपको आवाज आ रही है? मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, खुद को कर सकते हैं खुद से भी। जी ठीक है, अदनान ने रेज हैंड किया। अदनान, आप सवाल अपना पूछें। माइक म्यूट कर दें आप, ना आप। ठीक है, तब तक जब तक वो अपना माइक नहीं अनम्यूट करते, कोई और रेज हैंड नहीं आया, मैं कुछ क्वेश्चन जो चैट में वो मैं पढ़ देता हूँ कि कुछ जी, जी। क्वेश्चन आ रहे हैं। एक है कि आर्बाइट साउंड क्या होता है और उनसे रब्ता किस तरह किया जाता है। उसके बाद आर्बर्ट साम जो है बेसिकली आप ना जॉब ऑफिस है, तो वहाँ आप जाएँ, अपने आप को रजिस्टर करवा दें। वो आपकी अनमेरिड देखेंगे कि आपकी कहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है
तो वहां जाके आप खुद को रजिस्टर करवा लें कि आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, ये आपका स्टेटस है, वो आपको जो भी आपका स्टेटस है उस लिहाज से आपको केटर करेंगे। बिल्कुल। और आप गूगल कर लें आर्बाइट आगे शहर का नाम लिखें, आजकल उनकी सारी सर्विसेज ऑनलाइन भी हैं, तो आप घर बैठ के भी ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट करके, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाकर रजिस्टर करके उनकी सारी सर्विसेज देख सकते हैं। अच्छा, फिर वो एक आपको सवाल ना मैंने अभी भी देखा कि स्टूडेंट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी पहले तो ये ऑप्शन हमें भी नहीं पता थी कि एज अ स्टूडेंट जो ना आप अपनी कंपनी जर्मनी में नहीं बना सकते, ये तो हमें पता है। लेकिन आज का जो ऑप्शन है ना, आप अपनी कंपनी जर्मनी से बाहर बना लें, तो यूके में बना लें या आप दुबई में बना लें, आपके पास एंडलेस ऑप्शन है ना, आपको हर जगह आपकी कंपनी बन जाती है, बेशक आप वहाँ रहते हैं या नहीं रहते। ठीक है, आप यूके में कंपनी बनाएं, उसके थ्रू काम करें, कोई इशू नहीं है फिनांस को या जर्मन गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको सिर्फ जर्मनी में काम करने की या बिजनेस करने की इजाजत नहीं है, बाकी दुनिया तो आपके लिए खुली हुई है। बिल्कुल। तो अब इसी तरह ही लोग कह रहे हैं जी स्टूडेंट A to Z प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारा जो है वो काफी लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में अच्छा, इसकी ना वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो वीडियो भी हम शेयर कर देंगे, वो यूट्यूब लिंक पे जो हमारी है पड़ी हुई है, इस पे वीडियो फ्रॉम स्क्रैच हम कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो लिंक मैं भी देखकर इसमें शेयर भी कर दूंगा, जो फराज ग्रीन वेव के अंदर जो कोर्सेज करवा रहे हैं पूरे ना, आप किस तरह सारा प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह इन्होंने पूछा है हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी टाइप ऑफ कंपनी एज अ स्टूडेंट। तो उसमें फराज ने बताया कि अभी शुरू में एज अ स्टूडेंट जो है आप यहाँ पे कंपनी नहीं खोल सकते, तो आपको शायद बाहर खोलना पड़े, क्योंकि वो स्टडी वीजा पे अलाउड नहीं है। लेकिन उसका पूरा प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी गाइड किया है फराज, तो जो इसके बाद ना इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा, फराज भाई का ईमेल, तो आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, विदाउट जर्मन बिल्कुल, स्किल्स मतलब आपको क्या किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए कंपनी फॉर्मेशन के लिए भी, मतलब वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, आप अपने थ्रू भी कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये कोई कह दें कि आसान नहीं है, मतलब आपके लिए प्रोसेस हम क्विकन अप कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप खुद भी उसे कर सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि विदाउट जर्मन लैंग्वेज स्किल्स क्या रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप जर्मनी में काम करेंगे, जर्मन अदारों के साथ काम करेंगे, तो वो आपको ना जर्मन में ही डील करेंगे। मतलब आपको वेबसाइट पे हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिल जाए, लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो एट द एंड ऑफ द डे जर्मन में ही होगी, अगर आप जर्मनी में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन अगर आप यूके में करवाते हैं तो वो तो आप इंग्लिश में भी चल जाएगा। तो प्रायोरिटाइज करें कि जर्मन आप कुछ ना कुछ सीखें साथ में, वही बात हम जो शुरू में कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन हमने करनी है इस सोसाइटी के अंदर, अपनी वैल्यूज अपनी लिमिट्स में रहते हुए। तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है, और स्पेशली जब आपकी फैमिलीज आ जाती हैं, बच्चे होते हैं, तो उनकी स्कूलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जर्मन आती हो। ठीक हो गया। नबील, आपका हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम के लिए, वाकई में हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल ये है कि अभी फराज भाई ने बोला कि हम अपनी कंपनी EU कंट्री में रजिस्टर करा के जर्मनी में बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो IT का हो। तो मेरा सवाल ये है कि हम क्या फिजिकली कोई अपनी शॉप या कोई रेस्टोरेंट वगैरह लेके इसको खोल सकते हैं, और लीगली हम जर्मनी में रह के काम कर सकते हैं अगर हम पोलैंड में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो उसका कोई इश्यू तो नहीं होगा? आप एज अ स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं, अब कैसे बात कर रहे हैं, क्या स्टेटस है जी आपका? सर, एज अ स्टूडेंट। हाँ, एज अ स्टूडेंट तो जारी बात है, वो फिर आप फिजिकली तो नहीं कर सकेंगे, कंपनी रजिस्टर यहाँ पे नहीं करवा सकते। तो लेकिन आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं किसी के साथ, मैं जो आपके कोई दोस्त हैं जानने वाले हों, उनके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, तो इशू नहीं है। लेकिन कंपनी आपके नाम पे नहीं होगी जर्मनी के अंदर रहते हुए, वो आपको नॉन जर्मन कंपनी ही चाहिए होगी, लेकिन उसकी बेस पे आप फिजिकली नहीं काम कर सकेंगे, डिजिटली आप कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हम पोलैंड में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं और यहाँ पर रहते हुए हम डिजिटली कोई भी E-कॉमर्स का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ना बैट ही चाहिए होगा जर्मनी का, कंपनी आपकी पोलैंड वाली ही काम करेगी। लेकिन जब आप फिजिकली रेस्टोरेंट खोलेंगे तो जाहिर बात है, उसमें तो वो पूछेंगे कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, कौन सी कंपनी है। वो अगर आप उनको, वैसे तो पोलैंड की कंपनी भी आप शो करवा सकते हैं, अगर वो आपको अलाउ करते हैं, अगर आप उनके कंप्लाइंसेस में वो चीज़ आती है तो वो भी वेल एंड गुड है। वो आपको अपनी वेब में चेक करना पड़ेगा जाके। जी शारिक,
बहुत शुक्रिया सर। सॉरी आपका जी अच्छा आप कर रहे हो? सबके लिए वो कर दें अनम्यूट का ऑप्शन सबके लिए, क्योंकि चलिए अपने ठीक हो। लोग तो पूछ नहीं रहे। नेक्स्ट अदील आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जर्मनी से हूँ, बाडन वुर्टनबर्ग स्टेट जी इन जी। फोटोग्राफी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि आप कंपनी जो है वो यूके में, मैं एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ अपना, कि यूके में या यूएसए में आप कंपनी रजिस्टर्ड करें। तो मेरा सवाल ये था कि फिर हम पेमेंट ऑप्शन कैसे उसको टैकल करेंगे, कि ये पॉसिबल है कि हम अपना जर्मन अकाउंट उसके अंदर दें और पेमेंट्स इनकमिंग्स आउटगोइंग हो सकती हैं इस बेस के ऊपर, या फिर? अच्छा, उसमें बेस्ट ये है कि जिस मुल्क में आपकी कंपनी होगी ना, उसी मुल्क में आप बैंक अकाउंट खोलेंगे और ये खुल जाता है, कोई इशू नहीं है। आपका यूके में भी बैंक अकाउंट खुल जाएगा, यूएसए में भी खुल जाएगा। ठीक है, थोड़े चार्जेस होते हैं लेकिन वो मैनेजेबल है। इसकी वजह क्या है कि जिस अकाउंट में आपके पैसे लैंड करेंगे ना, उसी मुल्क में आपका टैक्स देना पड़ेगा। और जब आपकी कंपनी यूके की होगी, पैसे आप जर्मनी में लैंड करेंगे, तो वो थोड़ा सा ना कंट्राडिक्शन हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं रहता। तो आप अपनी यूके में कंपनी अगर बनाते हैं, यूके का ही अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसी में आपके पैसे आएंगे, यूके में ही आपकी टैक्स डिक्लेरेशन होगी। और जब आपको पैसे निकालने होंगे, आप यूके की कंपनी से अपनी जर्मन कंपनी में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जी शारिक, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जी वो बीच में पता नहीं कुछ एरर आ रहा था। वो अच्छा, शायद खुद ही अभी error आ हमारे रहा पास है। काफी सारे हैंड्स रेज हो गए हैं। हम आगे हमजा हसन, फिर अली और फिर मुबशिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई जर्मनी में गए थे पढ़ने के लिए, तो उन्हें तकरीबन नवंबर से वहीं पे है वो। तो पाकिस्तान में कोई कंपनी रजिस्टर करवा के उसे लिंक किया जा सकता है इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं? अच्छा, लिंक तो आप कर सकते हैं, वो तो इशू नहीं, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपके भाई उधर कंपनी खोलते हैं, तो आप एक कंपनी पाकिस्तान में भी रखें, उसको लिंक करें वो आपस एज अ में। स्टूडेंट है वहाँ पे ना, अभी स्टिल ही स्टडीइंग देयर। अच्छा, वो एज अ स्टूडेंट है, तो उनके लिए फिर बेस्ट है यूके की कंपनी, जो ना वो बेस्ट है, क्योंकि यूके की कंपनी को जर्मनी में काम करना आसान है, क्योंकि वैट का जो प्रोसेस है वो यूके की कंपनी का आसान है। इवन पाकिस्तानी कंपनी का भी वैट मिल जाता है जर्मनी में, लेकिन वो थोड़ा लंबा और थोड़ा उसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके कंपनी। अच्छा सही। और इसके अलावा आप 1-to-1 सेशंस वगैरह करते हैं कंडक्ट, जिसके अंदर आपके साथ कह लें कि फर्दर डिस्कस किया जा सके कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए? जी और बिल्कुल, वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब उसमें चलिए हम ठीक। जो हम करवाते हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज है, वो वीडियोस की सूरत में पड़ी हुई है। वो आप वीडियोस देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा आपने क्या करना है। तो उसके बाद आप हमें बता दें कि 1-on-1 करना है सेशन, आपने हमारे से बातचीत जो भी है, वो कोई इशू नहीं। चलें, थैंक यू वेरी मच। जी अली। अली का अनम्यूट। तब तक मुबशिर आप अपना क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, मुबशिर बर्लिन से। वालेकुम कैसे सलाम हैं? मुबशिर, क्या हाल है? क्या दूसरे उसका नाम नहीं मुझे पता। मैं उनको अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है वालेकुम कि अस्सलाम। मैंने एक बार शारिक भाई आपसे पहले भी पूछा था कि मेरे कजन हैं, वो पाकिस्तान में एक छोटा सा कंपनी बनाना चाह रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी, बट वो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट है बेसिकली, और वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनको पेपाल दूं अपना, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट स्टेटस पे हूँ जर्मनी में, तो मैं उनको पेपाल दूं और वो वहां पे पेमेंट करवा लिया करें अपनी। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या इश्यूज आएंगे मुझे? एक बात, दूसरा सवाल इसी के साथ है कि अगर मैं खुद जर्मनी में कोई डिफरेंट एक्टिविटीज करता हूँ फ्रीलांस की, और मुझे इधर ट्रांसफर वाइज में पैसे आते हैं, वो आइदर 400 से नीचे हैं पर मंथ और या ज्यादा है, तो उसके सूरत में मैं क्या टैक्स देना के लिए बाउंड हूँ या नहीं बाउंड? या अगर 12,000 इंक्रीज करता है या तब भी बाउंड होऊंगा पर एनम?
अच्छा, एज अ स्टूडेंट तो देखें वो आपको ना फ्रीलांसिंग की इजाज़त देते ही नहीं है ना यहाँ पे। आप वीज़े के ऊपर वो लिख देते हैं कि आप फेरियन आर्बाइट कर सकते हैं या मतलब जो भी स्टूडेंट जॉब्स हैं वो कर सकते हैं। तो उसमें बिज़नेस और फ्रीलांसिंग नहीं आता। उसमें बेस्ट ये है कि आप यूके में कंपनी बनाएँ, इसको प्रॉपर जो है ना पेपैल जर्मनी का भी यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि वो पैसों की ट्रांज़ैक्शन मॉनिटर हो रही होती है ना, तो रिकॉर्डेड है, पेपैल की जितनी ट्रांज़ैक्शन है वो रिकॉर्डेड है सारी। तो कल को अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे उसे तो वो आपको आके पूछेंगे कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मतलब वो इतने चेक इन बैलेंस तो नहीं करते, लेकिन चांसेस आर देयर। ठीक है, तो हम चांस क्यों लें ना, हम प्रॉपर चैनल से काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस पे आप यूके में कंपनी बनाएँ, बहुत ही आसान है कंपनी बनाना यूके में, उसको मैनेज करना भी आसान है। यूके में अकाउंटेंट भी सस्ते हैं जर्मनी की निस्बत ना, मतलब यूके में मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो सस्ती है। अच्छा, तो फिर इसी आप तरह खुल के सेम काम करें, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। सेम केस ट्रांसफर वाइज का भी सेम केस ही है, वो भी मॉनिटर होता है। ट्रांसफर वाइज भी रिकॉर्डेड है ना, हर चीज़ तो आप देखें ना, ट्रांज़ैक्शन तो रिकॉर्डेड है। पाकिस्तान का देख लें ये कितना इशू बना हुआ है, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, अब यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, मैं फिर आपकी वीडियो के लिंक पे देख लूंगा कि यूके का जो प्रोसीजर है फिर उसको फॉलो कर लें। ठीक है, और अगर ठीक नहीं हो मिला गया। तो फिर फराज का नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, जी, खुरम नहीं, खुरम साहब से पहले ये नबील है, नबील। जी सर, मेरा सवाल असल में इसी टॉपिक पे दोबारा था। आप कहाँ से कॉल करें? नबील बर्लिन से सर। हाँ जी, बर्लिन से, गुड। सर मेरा ये सवाल अभी यही था कि अगर हम पोलैंड में कंपनी अपनी करा लेते हैं अपनी रजिस्टर, या किसी भी ईयू में करवा लेते हैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड, तो हमें क्या जर्मनी को या जर्मन की गवर्नमेंट को हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने वहाँ पे कंपनी अपनी रजिस्टर करवाई है, उसके बाद हम अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली कर सकते हैं बगैर इन्फॉर्म किए हुए? नहीं, आपको ना अगर पोलैंड की कंपनी है, अगर आपने एफपीए करना है ई कॉमर्स में, जी तो उसमें आपको ना जर्मन वैट चाहिए होता है जर्मनी के अंदर, वो रजिस्टर करवा के तो वो आसानी से मिल जाता है, वो कोई इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कुछ टाइम लगता है उसमें। और उसके बाद आपको बताना नहीं कुछ भी होता, आपने टैक्स डिक्लेरेशन आपने पोलैंड में ही करनी है। ठीक है, आपका टैक्स डिक्लेयर होगा पोलैंड के अंदर ही। अब चूंकि वो ईयू का हिस्सा है, तो आपने अपनी टैक्स की जो रिटर्न है वो जर्मनी में अपनी जो एनुअल रिटर्न है उसके साथ शो करवा देनी है कि मेरी ये भी इनकम थी, लेकिन इसको मैंने पोलैंड में टैक्स दे दिया होगा, तो वो आपसे डबल टैक्सेशन नहीं करेगी। ठीक। अच्छा सर, उस पे फिर अभी ये इशू तो नहीं आएगा कि आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी पोलैंड में या कहीं भी कंपनी आपने रजिस्टर करवाई है, नहीं नहीं, तो मतलब उसमें ये तो आपको इशू जो नहीं मसला आएगा? है, जो आपको मना किया गया वो जर्मनी में बिजनेस से मना किया गया, बाकी तो दुनिया ने ना आपके लिए बंद कर दी। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक, शुक्रिया। अच्छा जी, ये उसके बाद खुरम अनवर भाई। हेलो हेलो अगेन सर। जी जी। आपका थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लूंगा। बेसिकली आई हैव 4 क्वेश्चंस, ओके। One question I got from my wife's side, she wanted to ask the question I want to ask question on her behalf, and then I have 3 more questions related to my business. Anyhow, first of all, the question from my wife, she has done bioinformative and technologies, because at the moment she is in Dubai, but soon within 6 months she will join me in Germany. So आप क्या suggest करते हैं? Basically I want her to join my business, but she said I want to explore more opportunities. So in order to go relate to her degree, it's a bioinformative technology. She has done a graduation and master's in this. So what do you suggest? What courses she would go for? गुड। पहले तो ये क्वेश्चन जो है ना आपने बिजनेस रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके हवाले से ये बताऊं कि ये फील्ड भी, बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है, ये अच्छी फील्ड है। लेकिन जिस तरह आईटी की तरह नहीं कि फॉरेन इन हो जाए, लेकिन ये कि आप ऑनलाइन आप सर्च करना शुरू करें। जिस तरह जो जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, Indeed.de या Monster.de, इनके थ्रू आप बाहर से बैठ के भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, और आजकल इंग्लिश स्पीकिंग फर्म्स भी हैं। लैंग्वेज का लेकिन बैरियर इसमें होता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग फर्म्स भी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल फिलिप्स हो गई, फिलिप्स का इक्विपमेंट हर जगह लगा हुआ है हॉस्पिटल्स में, तो वो इस तरह के उन्हें लोग चाहिए होते हैं। लेकिन एक दफा यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है बाहर से अप्लाई करना। Right. Okay. लेकिन Yeah, thank you so much. Second question, sir, regarding to bank account. जैसे कि जावेद फराज साहब ने भी डिस्कस किया that माशाल्लाह we are from Pakistan,
और हम जो है ग्रे लिस्ट में है इन बैंकिंग सेक्टर, प्लस यूएई इज आल्सो इन ग्रे लिस्ट. सो बिकॉज मेरा जो है ताल्लुक इन दो मुल्कों से है, स्पेशली बिकॉज आई स्पेंड मोर देन 20 years इन यूएई और 20 साल तकरीबन पाकिस्तान में गुजार दिया. आई एम 40 राइट नाउ. ठीक है जी. तो आई एम फेसिंग डिफिकल्टी फॉर ओपनिंग माय कंपनी अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट. आई अप्लाइड इन almost 10 banks. 8 were not interested to take my application and 2 have taken, Hashpa Bank and Post Bank, but without any reason they said you cannot open your account. So sir, what we do, because without opening bank account, how I do the process, how I run my business. अच्छा, आपकी जो गेम पे हाँ है, ये किस तरह से रजिस्टर आपने करवाई है, आपके नाम पे है, किस तरह आप पार्टनर्स हैं? I am 100% honored for this. Okay, first of all, we made a plan and we submit in Hamburg Chamber of Commerce. The business plan was approved from there. After that, I had very, skilled and very professional and very expensive lawyer in Hamburg. So he handled my case properly. And after that, we went to Notar. We have all the documents. And in order to register it, we have to put the capital 25,000 euro in the bank account. So in order to put the capital, I need a bank account. But bank account, they are not opening. So sir, क्या solution है? What do you suggest? What should I do? अच्छा, यानी आपके पास बिजनेस वीजा है? Yeah. सही है. On 27th of next month, I will get my, the residence card. सही. हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन के बगैर प्रॉब्लम करते हो फराज भाई, इसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा. इसमें जो है ना, एक दो केसेस जो मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं, पाकिस्तान से बेसिकली वो लोग गए हैं इसी तरह बिजनेस वीजा के ऊपर, कंपनी उन्होंने बनाई, बिजनेस प्लान दिया और वीजा लेके आए हैं. तो अब चूंकि रिसेंटली ये ग्रे लिस्ट का ज्यादा चक्कर पड़ गया तो उस वजह से शायद प्रॉब्लम कर रहे हो. लेकिन आपकी बिल्कुल जो शारिक ने बात की, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है जर्मनी के अंदर? आप मतलब आपकी रेजिडेंट रजिस्टर्ड है वहाँ पे? यस. अच्छा, तो इसमें आप कॉमर्स बैंक से चेक करें. अगर कॉमर्स बैंक दे सेड, हाँ कॉमर्स बैंक वालों ने एक ऑप्शन दी थी, उन्होंने कहा योर रेजिडेंस शुड बी मिनिमम 6 months you have to stay in Germany, then we process your application. अच्छा, ठीक है. क्योंकि कॉमर्स बैंक वाले जो ना वो काफी लीनिएंट और काफी इंटरनेशनल है. इवन डॉइचे बैंक भी खोल देता होता है. Deutsche Bank, no, I went to Deutsche Bank. Hamburg में जो उनका basically जो in the center of Hamburg they have the head office. After watching my documents and my passport, they said no, we cannot handle. ठीक है. मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे ज़हन में तो आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन आप जो कुछ ऑनलाइन बैंक हैं उनको भी सर्च करेंगे और बाद में हम बात करते हैं. मैं ये आपसे पूछने वाला था. जैसे इसमें ना एक काम आप करें, आप चैम्बर में जाके ना उनसे बात करें. चैम्बर कॉम. ओके सर, जैसे N26 है और दूसरे ऑनलाइन बैंक्स हैं, सो इज इट सेफ टू ओपन द अकाउंट इन दैट? बिल्कुल टोटली सेफ. बिल्कुल. जिस तरह ये होलवी बैंक हो गया या फिर पेंटा हो गया, इन पे आप देखें, होलवी और पेंटा को देखें, ये बैकएंड पे किसी जर्मन बैंक से ही कनेक्टेड होते हैं एक्चुअली. जी. अच्छा, बेस्ट है आप चैम्बर जाके ना ये इशू रेज करें वहां पे, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो वो आपको सॉल्यूशन भी देंगे. इंशाल्लाह, आई विल डू इट. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फराज सर. In order to purchase stock anywhere from the world, whether it's from Saudi or from UAE, from Pakistan, from India, whatever, okay? So is it mandatory that first I transfer all the funds in my German bank account, then I will get the invoice and I will transfer the money from German account, from bank account? या तो कुछ इस तरह हो सकता है कि for example I need a stock from Pakistan. Suppose आप ले लें कि I need some leather goods, okay sir? I put the order, but the funds I have in Pakistan, because in Pakistan I also have a company and it's a West End Enterprises in Karachi. I have company in Dubai as well, trading company. Suppose मैं अपनी दूसरी कंपनी से उनको पेमेंट करा देता हूँ and then I will get the stock in Germany. So is it fine? इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. It will be जर्मनी में. Yeah, someone told me in future it will be difficult for you to declare the tax, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर सकते कि ये माल इतने का था, इतने का बेचा, इतना इसके बाद प्रॉफिट हुआ. So he said you have to put all the money in the bank account, then you transfer it. आप जरा please
let me know. अच्छा, इस पे ना मैं आपको वो जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक मशहूर लाइन है ना कि मनी ट्रेल जो ना आपको वो देनी है। जी ऐसी इसी वजह से हाँ, तो मनी ट्रेल जो ना जर्मनी में बल्कि आप तो पूरी दुनिया में कह दें कि आप एक मस्ट हो चुकी है मनी ट्रेल आपकी ना, कि आपने बाइंग की, आपके पास वो पैसे कहाँ से आए, तो वो आपको शो करवाने हैं अपने बैंक में, जर्मन बैंक में शो करवाने हैं। Okay. So the proper channel is to transfer the money from German bank to any other company where I'm going to purchase, right? Okay. ठीक हो गया। Last question. Sorry for taking your more time. Okay, because I'm asking lots of questions. Sorry for that. नहीं सही है, लास्ट है, लेकिन बाकियों के लिए भी इंफॉर्मेटिव है, कोई बात। Yeah. Okay, sir. For example, in future, I'm planning to hire a freelancers to just decrease the cost of my company at the initial stage, and it's also good. Freelancer means, suppose I have 10 different items and I want to sell 10 different items in 10 different e-commerce websites, suppose in Amazon, in Offline, or in suppose in Auto or something. So I just want to give the duty to the particular person to sell the products on that platform, and I want to give them commission according to their sale. So how I make them committed, or what are the procedure to release their commissions, to release their profit? You get my point? तो वो जस्ट सिंपल है, आपने सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि जो आपके फ्रीलांसर हैं वो आपको इनवॉइस देंगे या नहीं देंगे ना, तो आपने जो भी काम करना वो इनवॉइस के साथ करना है। जिस भी फ्रीलांसर के साथ काम करेंगे वो आपको इनवॉइस दे, प्रॉपर एक कंपनी इनवॉइस हो, तो वो एक्सेप्ट की जाती है जर्मनी के अंदर एज एन एक्सपेंस। ठीक, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं होगी तो वो फिर आपके एक्सपेंस नहीं डिक्लेयर किए जा सकते जर्मनी के अंदर ना। तो अदरवाइज इट डजंट मैटर, वो जो भी आपको एक इनवॉइस देंगे आप उस इनवॉइस को एज एन एक्सपेंस शो कर देंगे, और जितनी भी वो इनवॉइस है वो आपकी जो भी कमीशन उनके साथ सेट किया होगा वो अकॉर्डिंगली आपको वो इनवॉइस आपको जनरेट करके दे देंगे, तो आप उन्हें पे कर दें। Okay. Thank you so much, sir. Thank you for your time. एवरीथिंग मस्ट हैज अ रिकॉर्ड, ये बहुत जरूरी है जर्मनी के अंदर। मुझे आप ये बताइए, एक यूरो भी खर्चा है तो उसकी भी आपको रसीद देनी। अच्छा सर, is it legal to hire a freelancers or I have to keep my full-time employees in my company? नहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फ्रीलांसर के साथ काम करें। Okay, क्योंकि आपकी मैं पुरानी पिछली गुफ्तगू में मैं सुन रहा था कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, तो अगर बिल्कुल, मतलब वो जर्मन जो स्टूडेंट्स हैं ना वो नहीं कर सकेंगे ये फ्रीलांसिंग का काम अनटिल अनलेस वो यूके में कंपनी बना लें और काम बेशक जर्मनी में करें, वो कोई इशू नहीं है। उनकी इनवॉइस जर्मनी से बाहर की होनी चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू, आर वेलकम। थैंक यू खुरम भाई। और मैं देख रहा हूँ हैंड रेज हुए में अली, अगर आप सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम सर, शारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, किधर से बोल रहे हैं? मैं लैंगन से बात कर रहा हूँ। मैं अभी आया हूँ तकरीबन 2 हफ्ते पहले ना इधर जर्मनी में एज अ स्टूडेंट मास्टर्स में ना। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आपके थ्रू, इन चीज़ों के मैंने चीज़ें भी राइट डाउन की हुई हैं। तो शारिक भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे वो दूसरे भाई बता रहे थे कि अब इन्होंने बड़ी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू की हैं, ब्लू कार्ड, इस तरह के मामला जो चल रहे हैं। तो शारिक भाई जैसे मैंने बहुत सारा सुन रखा है, पाकिस्तान में ये फेमस है कि जर्मन सेटलमेंट के आफ्टर डिग्री या जो भी इनके मामला आते हैं ये बड़े इनके डिफिकल्ट होते हैं, इनकी नेशनल होना, ये क्या इन पे काइंडली कुछ थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि क्या प्रोसीजर होता है एज अ स्टूडेंट जब आते हैं, तो आफ्टर डिग्री क्या सेटलमेंट। कौन सी डिग्री है आपकी? मेरी है मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, गुड। मैं सिर्फ एक छोटा सा टिप आपको दूंगा, बाद में आप फिर प्राइवेट में सेटलमेंट वगैरह बहुत इजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है इसमें। आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद आपको विद इन 2 ईयर परमानेंट वीजा मिल जाएगा, जॉब यानी अगर तो उसके बाद जॉब करते हैं ना, विद इन 2 ईयर्स आपको परमानेंट वीजा मिल जाएगा। उसके बाद आप हर किस्म का बिजनेस, हर किस्म की चीज यहाँ पे कर सकते हैं, और तकरीबन 6-6.5 साल रहने के बाद आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई सेटलमेंट का इशू नहीं है। जिस तरह फराज भी ने पहले कहा कि जुबान पे फोकस करें, जर्मन लैंग्वेज सीखें। अभी आपको स्टडी जॉब्स साथ ही पहले आपको 1-2 महीने में स्टूडेंट जॉब किसी भी कंपनी में, एरलांगन में सीमेंस का हेडक्वार्टर समझ लें आप, 15,000 वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, आप सीमेंस में वहाँ पे फॉरन जॉब स्टार्ट कर देंगे, स्टूडेंट जॉब, तो आपकी तो फ्यूचर खुला हुआ है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग यहीं पे आपके लिए अवेलेबल। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे में अदील सलीम का हैंड रेज हुआ है। अदील, जी
अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, फराज भाई। शहर से बोल रहे हैं? मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ, फुटवांगन से। फुटवांगन से, जी जी। अच्छा, मेरा सवाल फराज भाई से। फराज भाई, जैसे आपने मुझे पहले क्वेश्चंस में मेरा आंसर दिया है कि आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें और बैंक अकाउंट भी वहाँ पे कर लें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे हमें फिजिकल एड्रेस होना ज़रूरी है अगर हम FBA होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करें? एड्रेसेस तो वर्चुअल भी मिल जाते हैं, अगर आपके पास फिजिकली किसी का अवेलेबल है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, दैट्स अ गुड थिंग, वरना वर्चुअल भी मिल जाते हैं। तो वर्चुअल इवन जर्मनी में भी मिल जाते हैं। जो लोग जर्मनी में भी काम करना चाहते हैं, जिनको अलाउड है कंपनी बनाना, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको कोई फिजिकल प्लेस हायर करने की, रेंट करने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल एड्रेसेस सस्ते मिल जाते हैं आजकल। ठीक है। अच्छा फराज भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन और मैं पूरी इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हवाले से आपसे रब्ता करना चाहूँ तो उसकी कोई पेड फीस है आपकी, या किस तरीके से आपसे उस पे कोऑर्डिनेशन? हम कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। दो किस्म के कोर्सेज हैं। एक 1-on-1 ट्रेनिंग है जिसमें मतलब आप ही होंगे, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, दैट कॉस्ट 800 यूरो। और उसके अलावा बूट कैंप है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 5, 6, 10, 15 लोग। अभी हमारे में 12 लोग हैं बूट कैंप में जो हमने शुरू की है। उसकी फीस है 450 यूरो। तो उसमें हम आपको थ्योरेटिकली जितना भी है ना वो सारा कवर करवा देते हैं फिर। और प्रैक्टिकली फिर आपको साथ साथ आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, अपने अकाउंट बनाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकली भी साथ साथ गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये इनका कोर्स 3 मंथ लॉन्ग है, तो हर वीकेंड पे होता है, तो ये काफी वंस अ वीक वो कोर्स होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फराज भाई, इसकी बिल्कुल मैं आपसे थोड़ा सा एक टाइम लूंगा कि इसकी इनिशियल फीस इतनी कितनी होनी चाहिए? जैसे हम कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं और बैंक अकाउंट, एक इनिशियल अमाउंट आप प्लीज एक आइडिया दे देंगे FB होलसेल के लिए? इसकी जो सेटअप कॉस्ट जो है ना यूके के अंदर, वो तकरीबन आप समझ 200 यूरो से लेके 400 यूरो तक आपकी सेटअप कॉस्ट आती है। उसमें आपको कंपनी रजिस्टर भी करवा के दे देंगे, वैट रजिस्ट्रेशन भी करवा के दे देंगे, और बैंक अकाउंट भी बना के दे देंगे। ठीक, थैंक यू थैंक यू जी। इसके बाद अहमद हैं, फिर जिशान अफजल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। खैर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? कोई अभी ठीक है सर। एक मेरा दोस्त है यूके में, उसकी कंपनी है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड, तो उसका वहाँ पे बिजनेस है। वो ये करता है कि दाल चावल वगैरह पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करा के फिर यूके में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो ये चाहता है कि मैं जर्मनी में तब वही काम करूं, उसके साथ पार्टनर बन के ना। अब मैं एज अ फुल टाइम यहाँ पे काम करता हूँ, जॉब है मेरी फुल टाइम। तो अब मैं जब उसके साथ यहाँ काम करूंगा तो जाहिर है कि जो उसकी जो पैसे वगैरह होंगे वो मेरे पास आएंगे। तो तो फिर मतलब फाइनेंस, जो टैक्सेशन वगैरह का प्रोसेस क्या होगा, मतलब, और वो जब मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, तो मतलब इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, क्या मसले हो सकते हैं, और मैं मतलब टैक्स किस तरह दे सकता हूँ पूरी तरह से, किस तरह ये चीजें हैंडल होंगी? अच्छा, आप तो जॉब कर रहे हैं, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको मना नहीं किया गया हुआ कंपनी खोलने का, बिजनेस करने का, तो आप अपनी कंपनी खोल के उसे प्रॉपर चैनल से हैंडल करें, और उसकी जो एंड ऑफ द ईयर है आप टैक्स डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जो है ना वो कंपनी मुझे नहीं है, बल्कि यूके में कंपनी है ऑलरेडी, उसके साथ पार्टनरशिप में मुझे यहाँ काम करना है। तो मतलब जो उसकी जो जब मैं जर्मनी में काम करूंगा तो जो उसकी पेमेंट वगैरह होगी वो मेरे अकाउंट में आएगी, तो वो पेमेंट मैं किस तरह से हैंडल करूँ, ये मतलब सवाल है। नहीं, पेमेंट तो आप प्राइवेट अकाउंट में नहीं हैंडल कर सकेंगे ना, इसीलिए आपको कंपनी एक कंपनी बनानी पड़ेगी जर्मनी के अंदर। अगर तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, जर्मनी में जो भी लोग ये आपके प्रोडक्ट बाय करके पैसे यूके में दे देंगे, फिर तो आपको अकाउंट नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, फिर आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा, और बिजनेस अकाउंट आपको कंपनी के थ्रू मिलेगा, कंपनी रजिस्टर करवा के। सही सही। और कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि और नहीं, मतलब और कोई रास्ता नहीं है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। बस यही जब फिलहाल सवाल था। जी, नेक्स्ट जिशान। जी, अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, शारिक भाई। आप किस शहर से बोल रहे हैं? मैं ड्रेसडन से, जैक्सन। जी जी, माशाल्लाह। जी, मेरा क्वेश्चन एक क्लाइंट उंटरनेमन के बारे में है। एक्चुअली मैं फुल टाइम यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और मेरा ये है कि मैं क्लाइंट इंटरनेमन खोलना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना अलहदा से अकाउंट बनाना पड़ेगा,
और अगर बनाना है तो उसकी टैक्सेशन का क्या होगा, कि मुझे कोई एग्जाम्पशन मिलेगी? लाइक आपने अपनी इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि 24,000 तक जो है आपको फ्री होता है, उसके बाद जो है आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। काइंडली मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दीजिएगा। जी फराज भाई आप बता दें, वैसे मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अलहदा अकाउंट नहीं, क्लाइंट इंटरनेट के लिए अलहदा नहीं करनी होती, अकाउंट नहीं खोलना होता। लेकिन ज़ाहिर है आपको पूरी लिस्ट बनानी है, सेपरेट करना है प्राइवेट एक्सपेंसेस को और दूसरे एक्सपेंसेस को। अलहदा खोलना आसानी है, लेकिन जब तक आप नहीं कमा रहे चले उससे आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप क्लाइंट इंटरनेट आपके नाम पे ही होती है तो उसको आप प्राइवेट अकाउंट से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो भी पैसे आएंगे आपने उसको जस्टिफाई करना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं ना। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो बेसिकली था कि टैक्सेशन में आपसे क्या किया जाएगा, आप जॉब भी कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं क्लाइंट इंटरनेट के ऊपर। एक होता है Gewerbesteuer और एक होता है Einkommensteuer, जिसे इनकम टैक्स भी कहा जाता है। जो Gewerbesteuer है ना, बेसिकली जो ट्रेड टैक्स जिसे कहते हैं, उसमें 24,500 यूरो प्रॉफिट की, मतलब प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्रॉफिट जो है ना 24,500 यूरो है तो आपका Gewerbesteuer जो है ना 0 होता है। अगर आपका प्रॉफिट जो है वो मोर देन 24,500 यूरोज है क्लाइंट इंटरनेट पे, तो जो प्लस अमाउंट है 24,500 यूरो से, उसके ऊपर आपने Gewerbesteuer देना है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा चीज आएगी आपकी Einkommensteuer, जो इनकम टैक्स आपका ना, क्योंकि आपकी इनकम एम्प्लॉय की भी आ रही है और आपकी इनकम बिजनेस से भी आ रही है, ठीक है। तो वो इसको सम अप करेंगे, सम अप करके आपकी लेट्स से कि आपकी जो Lohnsteuer कैटेगरी है वो 3 है या 1 है या 5 है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स चार्ज कर देंगे। अभी आप अगर इसमें क्लासे दराए में है, मेथड जो कैटेगरी 3 है उसमें है, तो आपको 30% के हिसाब से, या 27 बच्चों के साथ है तो उसमें डिफरेंट है। मतलब जो अभी आपकी कैटेगरी अभी चल रही है ना, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर देंगे आपकी इनकम को प्लस करके। उसमें उसमें भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो सिंगल पर्सन है उनके लिए तकरीबन 9,984 यूरो की छूट है। यानी अगर आपकी इनकम है 12,000 यूरो, तो आपको टैक्स जो है वो 2,000 कुछ यूरो के ऊपर देना होगा। 9,984 यूरो की छूट है। अगर आप मैरिड है तो आपकी जो छूट है वो डबल हो जाएगी, वो 18,000 और 19,900 कुछ यूरो बनते हैं, वो आपकी ना उतनी ही हो जाएगी रिलैक्सेशन आपको इनकम टैक्स के ऊपर भी, ठीक है। यानी इनकम टैक्स के ऊपर भी थोड़ी रिलैक्सेशन है और Gewerbesteuer के ऊपर भी 24,500 यूरो की रिलैक्सेशन है। उसके बाद की जो इनकम है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं फुल टाइम वर्क परमिट पे हूँ, और जरूरी है कि मैं क्लाइंट इंटरनेट उस टाइम खोलूंगा जब मुझे पीआर मिल जाएगी, कि मैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय भी खोल सकता हूँ क्लाइंट इंटरनेट? वो आपके ना वीजे के ऊपर लिखा होगा कि वो लिखा होता है Erwerbstätigkeit erstattet। ओके। तो वो आपको देखना पड़ेगा आपका किस पैराग्राफ का वीजा है, उस पर क्या लिखा हो। आप मुझे तस्वीर भेज देना, ज्यादातर केसेस में वैसे अलाउड नहीं होता अनफॉर्चुनेटली पीआर से पहले, लेकिन आप अगर मुझे भेज दें तो मैं भी चेक कर लूंगा, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, इसलिए ये बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, अल्लाह कामयाब करे। नेक्स्ट इरफान अली भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शहर भी बता दें सर, ज़हन से निकल सर मैं फुल्ला से हूँ, फ्रैंकफर्ट से आ गया। फुल्ला से जी जी या जी। तो सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास इटली का ईयू का कार्ड है, मतलब फॉर एवर का ना। तो मैं 3-4 महीने पहले यहाँ जर्मनी में मूव हो गया हूँ, तो भी मेरे पास यहाँ का कार्ड है। तो सर इस पे मैं कंपनी खोल सकता हूँ आइंकल इंटरनेट? और अगर खोल भी सकता हूँ तो कल को मैं डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा सकता हूँ? मतलब मैं रेस्टोरेंट पे काम भी कर रहा हूँ। असल में इस केस में मुझे श्योर नहीं है। उसकी नॉर्मली जिस तरह राजू ने पहले कहा, उसके ऊपर लिखा होता है कि वो सिर्फ काम का वीजा है या उसके ऊपर इजाजत है, यानी कि गिशेफ्त की, यानी कि बिजनेस की ना। तो जो इटली से जो कन्वर्ट होता है कई दफा फॉर यहाँ का अगर टेम्पररी वीजा हो तो उस पर इजाजत नहीं होती कई दफा। तो ये अभी देखे बगैर उसके साथ ना वीजे के आगे एक सफा लगा होता है, उस पर लिखा होता है। फराज भाई आप इसका हाँ जी, इसका बेस्ट है कि जो वीजा ऑफिसर है ना आपका, आप उससे डायरेक्ट पूछ लें, वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे। और आप अगर वो अलाउ नहीं करते ना, आप फर्ज करें नहीं अलाउ किया, आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि मुझे परमिशन भी मिल जाए अगर मैं करना चाहूँ तो। वो आपको वे आउट भी बता देंगे कि आप या तो इतना वेट कर दें या ऐसे नहीं ऐसे कर दें, वो वे आउट भी बता देते हैं। सही। और सर एक दूसरा सवाल है कि आपका मैंने ग्रुप में एक पोस्ट पढ़ी थी, वो स्टार्टेड पैकेज है कि मतलब अगर कंपनी खोलनी है तो उसका पता नहीं है तो होलसेल के बारे में। सर उसका थोड़ा बता दें, उसका क्या सीन है? मतलब आप हर तरह की हेल्प करते हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं बिल्कुल, मिल रही उसमें होलसेल हम के लिए।
उसमें हम कंपनी फॉर्मेशन में असिस्टेंस देते हैं, वैट रजिस्ट्रेशन में असिस्टेंस देते हैं, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही असिस्टेंस देते हैं। यानी जब तक आपने इन्वेंट्री बाय करनी है ना, आपके स्टोर में गुड्स आनी है, वहां तक हम आपको असिस्टेंस देने को तैयार है, मतलब उसके बाद भी देने को तैयार है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये असिस्टेंस चाहिए होती है कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, शुरू में फंस गए हैं, कंपनी नहीं बन रही या अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो वो हम उनको करके सारा काम करके दे देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको खरीदें, आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी। वो आपने फिर चेक करना है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या है, और कितने पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली हम आपको एक पूरा पैकेज दे देते हैं बिजनेस स्टार्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम सर, वेलकम। नेक्स्ट अब्दुल मनान। अस्सलाम शारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस शहर से अब्दुल मनान? मैं ऑफेनबाग नियर फ्रैंकफर्ट। ऑफेनबाग से, जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं जर्मनी से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे ब्रदर हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए अगर मैं कोई चीज़ जर्मनी से एक्सपोर्ट करूँगा तो इसके लिए भी मुझे क्लाइंट अंटरनेमेंट चाहिए होगा, या मतलब थोड़ा अनश्योर हूँ मैं कि टैक्स के मसाइल या कंपनी फॉर्मेशन ज़रूरी होगी, या मैं उसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ एक्सपोर्ट कंपनी के थ्रू? यहाँ इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप जिससे बाय कर रहे हैं, आप उससे पूछ लें कि वो एक्सपोर्ट कर दे आप ना, ताकि आपको कंपनी ना बतानी पड़े, ठीक है, वो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपने खुद एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए फिर आपको कंपनी चाहिए, उसके लिए टैक्स तो आपको नंबर चाहिए वैट का, और उसके अलावा आपको एक होता है वो सोल नंबर, मतलब कस्टम नंबर होता है, वो कस्टम्स वाले देते हैं वो, तो वो सोल नंबर आपको चाहिए होता है। तो उसमें फिर आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं कस्टम्स के अंदर, कस्टम उसे अप्रूव करते हैं और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलती है। तो ये इन केस अगर आप अपने नाम पे करना चाहें, अगर आपका जो सप्लायर है आप उसको कहते हैं कि वो कर सकता है, नॉर्मली तो कर भी देते हैं, तो वो कर देगा तो आपकी हैसल बच जाएगी। लेकिन इस सूरत में पैसे उसके अकाउंट में आपको डलवाने होंगे पाकिस्तान से। ओके। और अगर मैं जो अमेजोन के लिए जो ओगे खोलूंगा, उससे उसके थ्रू भी मैं ये कर सकता हूँ, सेम कंपनी के उसके थ्रू भी बिल्कुल बिल्कुल कंपनी आपकी होगी, उसे बेशक आप ई कॉमर्स में यूज करें, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज करें। सिर्फ आपने ये करना है कि जब आपने वेब पे आप जाके मैडूम करवानी है ना, उसमें वो पूछते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। उसमें आप स्पेसिफिकली एक दो कैटेगरीज ना डाल दें, उसमें ज्यादा कैटेगरीज डाल दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाल दें, मार्केटिंग डाल दें, ई कॉमर्स डाल दें, IT सर्विसेज डाल दें, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो कि ये काम मैं कर नहीं सकता, कल को आप एक्सपेंड भी करना चाहें तो अदरवाइज अगर आपने नहीं भी किया, शुरू में नहीं भी सारी कैटेगरीज करवाई, तो आप बाद में भी ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाद में भी घर पे आप जाके या ऑनलाइन, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका हुआ है, तो ऑनलाइन आप उन्हें कहें मैं ये कैटेगरीज ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ऐड कर सकते हैं कैटेगरीज, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। टोटल कॉस्ट इसमें कितनी इंक्लूड होगी अगर मैं सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसमें कॉमर्स का भी होगा? ऊगे की जो कॉस्ट है ना, ऊगे की जो कॉस्ट है तकरीबन ये आ रही है 300 से 450 यूरो 500 यूरो तक आ रही है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सूबे में, किस शहर में। ओके, अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन हम पहले महमूद और फिर फरम के पास आएंगे। महमूद अनवर हमारे बड़े प्यारे भाई बर्लिन से, जब भी बर्लिन जाएं बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। इनकी महमूद बैठक का भी इनिशिएटिव है, सब लोगों को वेलकम करते हैं कि भाई जो भी किसी को कोई डिप्रेशन हो, कोई सैड हो, उदास हो, तो इनकी बैठक खुली है, वहाँ पे मैचेस भी देखते हैं, इवेंट्स भी करवाते हैं। महमूद वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। महमूद अनवर बर्लिन से। जैसा कि थोड़ा शारिक भाई ने कुछ ज्यादा बता दिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल है। पहली बात तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपके सवालों से मैंने काफी कुछ सीखा, और स्पेशली फराज भाई से भी और शारिक भाई से भी। मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है, इससे पहले भाई जो सवाल कर रहे थे उनके रिलेटेड है, जो उन्होंने सवाल किया था। मुझे एक बिशानिंग मिली है ऑस्लैंड ब्यूडे से एक जॉब की परमिशन के लिए, तो ओपन टारगेट के साथ ये, तो उसमें ये नहीं लिखा कि सेल्फ अलाउड और नो। पहले वो जो शूज एट अलर्ट मिला था उस पर लिखा हुआ था, लेकिन ये जो अब मिली है उन्होंने मुझे फ्री कर दिया है कि क्या बोलते हैं, फ्राई प्रूफ लिखते हैं शायद, तो इस पे ये नहीं लिखा कि मैं अपना काम कर सकता हूँ बिजनेस या नहीं। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं अलाउड हूँ? ये आपको ना ब्रोडे से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये यस और नो दोनों ही है ना, लिखा भी नहीं हुआ, वो तो मैं करूंगा उनसे। ठीक है, ये थोड़ा वाकई ट्रिकी है, मतलब कहते हैं नॉर्मल तो लिख देते हैं। हाँ, तो बिहोटे आपको बता देंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको अलाउड है तो वो आपको कह देंगे ओके है, अगर नहीं है तो तब भी बता देंगे। और बल्कि आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या वे आउट है, अगर अलाउड नहीं है तो दे आर ऑलवेज वेलकम।
बर्लिन में शायद थोड़ा सा रश ज्यादा है, तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, तो थोड़ी रिपोर्ट वहाँ की अच्छी नहीं आती, लेकिन अदरवाइज मतलब आपको चीजें पता चल जाती हैं उनसे। इतने भी बुरे नहीं वो बर्लिन वाले घोड़े भाई। बड़े अच्छे यही लोग मैं हैं। सुनना चाहता था, यही मैं सुनना चाहता था कि देखिए मतलब अच्छे लोग हैं, इवन बर्लिन में भी अच्छे लोग हैं कि इतना रश होने के बावजूद भी वो अच्छी तरह केटर करते हैं। थैंक यू सो मच भाईजान। यू आर वेलकम। जी खुरम भाई फिर से इस खुरम भाई आपने हैंड रेस किया हुआ था, मैंने खुद ही कहा थोड़ा हैंड में करूँ क्या? जी 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 बिल्कुल, ताकि आप लंबी गपशप हो, आप समझ गए। लंबी नहीं, अब खुरम भाई टाइम खत्म हो गया, सब लोग बस आप थोड़ी थोड़ी दो मिनट सिर्फ मुझे दे दें। सबसे पहले तो जैसे माशाल्लाह आप लोगों का ये इंट्रोडक्टरी सेमिनार था, इट वाज वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव, आई रियली अप्रिशिएट, thousands of thumbs up for both of you, Faraz साहब और Javed साहब, it's a very initiative, no words, but this is a free seminar, but according to one of my teacher, there is no free lunch in the world, so I just want to go for the courses which we have to pay, because this is introduction for sure. ये तो आपने इस वजह सिर्फ कवर दिखाया बुक का, so we have to read the book and we have to learn. तो मैंने स्किप कर दिया था, आप कुछ बता रहे थे कुछ कोर्सेज यू विल ऑफर फॉर Amazon एंड सेलिंग ई-कॉमर्स एंड एवरीथिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, सो मुझे काश आप बताएंगे हाउ टू जॉइन, हाउ टू मेक द पेमेंट एंड हाउ वी डू इट। इसमें आपके साथ ना ये लिंक भी शेयर कर दिया शारिक ने, कम एन एंटरप्रेन्योर का, ये चैट में आप देख सकते हैं। इस पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, आपने फिलअप कर देना वो फॉर्म, आपको बैंक डिटेल्स वगैरह ईमेल कर दी जाएंगी, आप वो पैसे ट्रांसफर करवा देंगे। नेक्स्ट कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा मिड और एंड अप्रैल के बीच में, तो वो आपको एक डेट भी दे दी जाएगी साथ में, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो बाकी वही बात जो आप कर रहे हैं कि ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर टू सेल आवर सर्विसेज, उसमें ई कॉमर्स बेसिकली हमारी एक्सपर्टीज है, तो उस पर हम चाहते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली उनको हम असिस्ट करें। लेकिन आज का जो सेमिनार है ना हमारा, ये बड़ा इसका जनरल सा पर्पस था कि हम लोगों को अवेयरनेस देके जर्मनी के अंदर, मतलब आप दुबई से आ रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग स्पेशल कि आप वहां से आ रहे हैं, वहां काम करना चाहते हैं, तो जो जर्मनी के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं इनको भी ये चीज ना पता चलनी चाहिए कि ये गोल्ड माइन के ऊपर हम बैठे हुए हैं और बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, पाकिस्तान की खातिर भी कर सकते हैं, अपनी खातिर भी, पूरी दुनिया की खातिर भी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जर्मनी के अंदर। For sure. Okay, thank you so much. Second thing, sir, regarding to the tax, do you offer any courses for handling the taxes and all, or you refer any consultant, tax consultant? ये टैक्सेस जो ना बड़ा क्रिटिकल सा मामला है जर्मनी के अंदर, स्पेशली बल्कि ईयू के अंदर ही, तो इसके स्पेशल जो ना कंसल्टेंट्स होते हैं, हम आपको रेफर कर सकते हैं कि कौन से हमारे साथ अटैच हैं, कौन कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जहां आप रहते हैं ना उसके आसपास में अपना टैक्स कंसल्टेंट वहां पे देखें। अकाउंटेंट की खैर है, अकाउंटेंट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, हमारे से भी मिल जाएंगे, बाहर से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो टैक्स कंसल्टेंट है वो आपके ना पास हो, जहां आप जाके बैठे उससे बातचीत करें, वो आपको समझे, आप उसे समझे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। टैक्स कंसल्टेंट आपका समझने के उसी ने आपका बिजनेस जो ना कामयाबी से चलवाना है। जी जी जी। मैं आपको जर्मनी, मैं आपको हैम्बर्ग में रेफर कर दूंगा, जिनसे हम काम कर रहे हैं ना, वो हैम्बर्ग में है, नोयर वाल के ऊपर है, यूंगफ्रेंच स्ट्रीट के पास, तो ही इज अ वेरी गुड, तो वो आपको मैं बता भी दूंगा उसका। Excellent. Sir, one more thing regarding to the import duty. You know, they have the Hamburg Chamber of Commerce, they gave me some link for import and export duty calculation and all. Regarding to invoices, suppose कोई हमारा माल आ रहा है चाइना से और it's coming from UAE or from Pakistan, उसकी value है 10,000, we declared value. So do we need to pay the duty on the 10,000 euro, और उनकी अपनी एक blue book है, then they will do the calculate the duty accordingly. तो ये कैसे ड्यूटी के कैलकुलेशन कुछ? नॉर्मली जो ना जैसे आप बता रहे हैं यूके पाकिस्तान का भी मुझे आइडिया है कि आईटीपीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड प्राइसेस जो ना, तो कुछ कैटेगरीज में वो भी आती है, लेकिन जर्मनी में जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, मैं खैर इंपोर्ट में मैंने सिर्फ टेक्सटाइल्स ही करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेरा ज़्यादा, तो उसमें तो ड्यूटीज नहीं आती, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही रहा कि हर कैटेगरी की ड्यूटीज डिफाइन है। आईटीपीज इतनी ज्यादा नहीं है जर्मनी के अंदर ना, ज्यादातर नॉर्मली वो जो आपको बताया गया ना एचएस कोड्स वगैरह की सारी लिस्ट दी गई होगी, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको पता चलेगा 30% है। मेरा कहने का मकसद है the invoice which we show, they will trust our invoice, or they said no, the value is more, you make under value. देखिए उसमें सिंपल सी बात है, अगर आप अंडर इनवॉइसिंग करेंगे कल को आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है, आपने सेल तो उसी प्राइस पे करना, सेल तो आप नहीं अंडर इनवॉइस पे कर सकते। तो आप अंडर इनवॉइसिंग करेंगे, कल को आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को आपने देखना है कैसे बैलेंस आउट करना है। बिल्कुल। So, Chale, I will not take your more time. Just a small last question, sir, regarding to warehousing, because you know what I have seen in Hamburg, the place is less or the rents are high for the warehouses. You know, first of all, it's very difficult to get a warehouse, but I plan to move bit 100 kilometers far from Hamburg to keep my stock, because my stock is in big quantity. So is it okay? और हमको अगर Hamburg में कंपनी है तो हमको Hamburg की टेरिटरीज में ही रहना है? Is it नहीं, वो तो आपकी मर्जी है ना, आप जहाँ मर्जी करें, वो तो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी के ऊपर एक जरा वो आएगा ना, बर्डन आएगा कि आपने 100 किलोमीटर दूर जाके कैसे मैनेज करना है। अदरवाइज इनको कोई इशू नहीं है आके आपका वेयर हाउस कहाँ पे है। क्योंकि हमारे यूएई में लॉ है, इफ यू हैव लाइसेंस इन दुबई यू हैव टू कीप योर वेयर हाउस इन दुबई, नॉट इन शारजा, नॉट इन अजमान, नॉट इन अबू धाबी, यू नो। नहीं जी, ये आप जो ना फ्री वर्ल्ड में आ गए हैं माशाल्लाह, तो वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं चीजें, तो यहाँ पे काफी जो ना सिंपल है चीजें। और जर्मन्स आर स्ट्रिक्ट, लेकिन इनकी जो फ्रीडम भी है यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। अगर आप हैम्बर्ग में हैं, आप स्टुटगार्ट में जाके अपना वेयर हाउस बनाने, कोई इशू नहीं है। Bundle of thanks sir, thank you so much for your time, for everything. Welcome sir, appreciate. Thank you very much आपसे मिलके, बल्कि आप बड़ा एसेट है हमारे लिए भी। Thank you so much. बिल्कुल राब्ते में रहेंगे आपसे, प्लीज। इंशाल्लाह we'll meet up in Hamburg and inshallah we will keep in touch. अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल में आज बहुत सारे, अक्सरियत तो खैर साइलेंट लिसनर्स थे, तो मेरे ख्याल में उन लोगों ने भी खुरम और महमूद और बाकी सब भाइयों के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब बंदा स्क्रैच से शुरू कर रहा होता है तो क्वेश्चंस का भी नहीं पता होता कि बिजनेस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन राउंड है, जो फीडबैक है ना, ये असल चीज़ है। मैं और फराज आते हैं, हम एक तकरीर करते या फिर एक लेसन देते और आपको समझ में आती चले जाते हैं, लेकिन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या करना चाहते हैं, किस एक्सपेक्टेशन से आए, तो इसलिए हम जब भी कोई सेमिनार करते हैं एटलीस्ट आधा या आधे से ज़्यादा टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स पे रखते हैं। और ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हमारे पास हो, लेकिन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आप अपनी ऑनेस्टी से आप तक जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा। लिंक्स शेयर कर दिए थे फराज भाई का फेसबुक का और मेरा भी, उसमें आप प्राइवेट क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे पहले फराज भाई ने जो है जो हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक भी शेयर कर दिया था, ठीक है। और दोबारा से मैं ये शेयर कर देता हूँ क्योंकि इसको फ़ौरन से ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। इसके बाद जो 1-to-1 कोर्सेज और ग्रुप कोर्स है उसके लिंक भी शेयर कर दिए हैं, तो आप एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं ताकि इस जर्नी को हम लोग स्टार्ट करके आगे लेकर जाएं। बाकी पर्सनल एक छोटी सी अनाउंसमेंट मेरी तरफ, ये 10 साल म्यूनिख में जॉब करने के बाद 3 दिन पहले मैंने भी अपने एम्प्लॉयमेंट कैरियर को खैर बात कह दिया और फुल टाइम आईटी बिजनेस की तरफ चल पड़ा हूँ। हालांकि बीइंग अ फैमिली ये काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी टाइम लगा बिजनेस, लेकिन साथ साथ कर रहा था 2 साल से, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह मैं भी फुल टाइम आईटी बिजनेस पे जो है ना ऑनलाइन बिजनेस और आईटी बिजनेस। वेलकम सर, वेलकम ऑन बिजनेस कम्युनिटी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। देखिए ये भी वक्त आता है कि लोग जॉब छोड़ रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। बिल्कुल जी, एक फीलिंग थी कई सालों से कि एक हम स्लेवरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे आजादी की जिंदगी की तरफ जाएं। तो देखिए माशाल्लाह लोगों को मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल कि मैं उनकी जॉब गई है, लेकिन मतलब उन्होंने एक नई फायर खड़ी कर दी है, नया एक उन्होंने रास्ता चूज किया और आप देखें माशाल्लाह काम कर रहे हैं वो भी। बिल्कुल। So welcome to business community sir. Hope for the best. Thank you. चलें जी, सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछे, और वो कभी भी हमसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं प्राइवेट मैसेजेस में और हम उनको हेल्प करने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच शारिक भाई, थैंक यू भाई तमाम लोगों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।